अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपिनियन एचडी और मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आज के हमारे मौज़ूआत होंगे स्पीकर और वज़ीर आज़म के इख्तलाफात कहां तक जाएंगे और इनकी वजूहात क्या हैं, इन इख्तलाफात की इस हद तक जाने की वजूहात क्या हैं। इसके अलावा बात होगी फ्लोर क्रॉसिंग का कानून जो है ऑर्डिनेंस की, उस कानून के लिए ऑर्डिनेंस की तैयारियां कर रही है हुकूमत, वो कहां तक पहुंची हैं तैयारियां, क्या हुकूमत उसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर का अहम महकमा है ऑडिट और अकाउंट्स का, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया बगैर आइन में तरमीम किए हुए। ये भी हुकूमत का बड़ा कारनामा है। आपको बताता चलूं कि जो एक तरफ तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत फ्लोर क्रॉसिंग कानून के लिए ऑर्डिनेंस की तैयारियां कर रही है, तो दूसरी तरफ 40 साल से जो कश्मीर कौंसिल के ज़ेर एहतमाम रहने वाला महकमा, जो आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन एक्ट 1974 में तरमीम के जरिए गुज़श्ता जो हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की, उसने जो है उसको आज़ाद कश्मीर हुकूमत को वो 18 में वापस मिला था। लेकिन आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत का एक बड़ा कारनामा सामने आया कि आइन में तरमीम के बगैर महकमा ऑडिट और अकाउंट्स ऑडिटर जनरल के मातहत कर दिया। चूंकि आज पहले जो हिस्से में दो मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी, हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं बिशारत तबासी। बड़ी गहरी नज़र होती है आज़ाद कश्मीर की सियासत पे, अदारा जाती करप्शन पर। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खुशामदीद कहता हूँ बिशारत तबासी साहब। ये पहला सवाल करूँगा आज, चूँकि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी जंग और जदल का माहौल बना हुआ है, हुकूमत आपस में ही उलझ रही है, ये बताइएगा ये फ्लोर क्रॉसिंग का जो कानून है, इसके लिए ऑर्डिनेंस की तैयारियों की बातें सुन रहे हैं, हुकूमत भी इसके लिए कोशा है। दूसरी तरफ असेंबली के इजलास को तवालत के साथ इसके साथ जोड़ा जा रहा है कि वो इसलिए इजलास जो ज्यादा इसकी इजलास की जो मुद्दत है वो बढ़ाई जा रही है इसी वजह से। इस पे क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू वेरी मच। फ्लोर क्रॉसिंग जो एक्ट है, ये अगर असेंबली में लाएगी हुकूमत, तो मेरे ख्याल में हुकूमत अक्सरियत है, हुक्मरान जमात है, वो ला भी सकती है, पास भी करा सकती है, ये उनका राइट भी है अगर वो लाते हैं। लेकिन जिस तरह मैं सुन रहा हूँ, मैं नहीं समझता कि इतनी 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 फास्ट है इस चीज़ पे। अलबत्ता ये है कि इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि आप एहतसाब एक्ट जो साबिक हुकूमत रहे, इस एहतसाब ब्यूरो के जो दांत निकाल दिए थे, उसके लिए आप तरमीम लाएं, हुकूमत को लानी चाहिए फिलफौर। इसलिए कि आज़ाद कश्मीर में ये वाहिद हुकूमत है, ये पहली हुकूमत है जो करप्शन खात्मे के नारे के साथ वजूद में आई थी, और उसी करप्शन एहतसाब एक्ट में जो है ना, इंसाफ के अदारे को फाल करने से ही मैं समझता हूँ कि गुड गवर्नेंस का जाल आज़ाद कश्मीर में टेक ऑफ कर सकेगा। तो बाकी ये फ्लोर क्रॉसिंग वाली, ये तो हुकूमत का राइट है, अब अक्सरियती पार्टी है, वो ला सकती है, वो पास भी कर सकती है। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि जिस तरह आपने सुनी होगी ये बात, इस तरह मैंने भी सुनी है, लेकिन मैं इसमें इतनी तेजी नहीं देख रहा कि जिस तरह फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट है। इससे मौजूदा असेंबली में भी 5 से 6-7 लोग ऐसे हैं जो अदारा तहफ़्फ़ुज़ वज़ीरी हयात से ताल्लुक़ है, जिनका 2006, 2009, 2011 फिर आगे चलती गई बात। और मैं नहीं समझता कि वो जो लोग उड़ान भरने वाले हैं, जिन्होंने उड़ान भरनी होती है, साबिक़ अदवार में बड़ी अपनी झंडी के लिए दूसरे में चले गए, दूसरे से दूसरे चले गए, और वो लोग इसमें कोई दिलचस्पी लेंगे। लेकिन हुक्मरान जमात है, उसको अगर फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट लाती है तो वो पास भी कर सकती है, और उनका राइट भी है लाना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मुझे मैं दूसरा सवाल करूंगा। ये जो इतना बड़ा मामला था, ये महकमा ऑडिट और अकाउंट्स है जो, वो ऑडिटर जनरल के मातहत कर दिया गया बगैर जो है आइन में तरमीम किए बगैर। इस पे क्या कहेंगे? ये इतना बड़ा मामला था, अब क्यों महकमा उधर दे दिया गया वापस? क्योंकि ज्यादा शौक था इन्हें महकमा वापस देने का, खुद संभाल नहीं पा रहे थे। मैं नहीं समझता। देखें, आप नोटिफिकेशन अगर पढ़ें, कोई मैं किसी माहिर कानून से भी पूछें, मैं जिस हद तक मैं समझ सका हूँ इस चीज को, ये इस नोटिफिकेशन को पढ़ के मैं समझ सका। एक तो ये नोटिफिकेशन, और दूसरा कुछ चीजें मेरे जो मैं जिन चीजों से इन्फॉर्म हूँ मैं वो यहाँ बयान करूंगा, और ये बात आप किसी माहिर कानून से और किसी जिम्मेदार से भी आप पूछ सकते हो। मैं समझता हूँ वो मेरी बात की तस्दीक करेगा। होता ये है कि जिस तरह आपका आज़ाद कश्मीर में जो ये जस्टिस सेल्फ उठाता है, जिस तरह आपका
चीफ इलेक्शन कमिश्नर हेल्प उठाता है, इसी तरह ऑडिटर जनरल जो है आजाद कश्मीर में ऑडिटर जनरल हेल्प उठाता है और उसका हेल्प लेता है प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर। इसका मतलब ये हुआ कि ऑडिटर जनरल का जो अदारा है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा है। और दूसरा ये जो टैक्स वाला मामला था, ये 13वीं तरमीम में इसका कोई उस तरह की नहीं है, ये 13वीं तरमीम में रह गया था। बेसिकली इसका 13वीं तरमीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना 13वीं तरमीम में इसका कोई जिक्र हुआ है। इसका इस ऑडिटर जनरल के जो अभी इन्होंने नोटिफिकेशन करके जो इख्तियार उसको दिया, वो इख्तियार ऑडिटर जनरल का है, फॉरएवर ऑडिटर जनरल का है। उसमें किसी तरमीम की कोई जरूरत नहीं है और ना उसको उसमें कोई तरमीम के लिए तरमीम कर कोई उसकी इस तरह के कोई ऑप्शन मौजूद था कि आप तरमीम करेंगे या तरमीम करके ऐसा कर सकते हैं। आजाद कश्मीर में ऑडिटर जनरल दी रिस्पॉन्सिबल है एवरीथिंग, वो प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर से हेल्प उठाता है, एक इंडिपेंडेंट अदारा है। और दूसरा ये 13वीं तरमीम के साथ इस नोटिफिकेशन का कोई ताल्लुक नहीं है कि ये पहले असेंबली फ्लोर पे जाते और असेंबली से ये इसको करके दोबारा उसमें तरमीम करके ये दोबारा ऑडिटर जनरल को दे दे। इसका कतन उस असेंबली से कोई ताल्लुक नहीं है, ना किसी अमेंडमेंट से कोई ताल्लुक है। ये बेसिकली ऑडिटर जनरल का इख्तियार था जो ठीक है बिशारत अब्बासी साहब, एक तो करप्शन पे जो इस वक्त रियासत के अंदर गवर्नेंस है उसकी तबाही हो रही है, उस पर तो आपके साथ एक डिटेल गुफ्तगू होगी, लेकिन मुझे शार्ट सा 1 मिनट में मैं कहूँगा कि आप कंक्लूड कीजिए, इन दिनों में जो रियासत के अंदर चल रहा है इस पे क्या कहेंगे? यानी ब्यूरोक्रेसी है, अब कुछ लोग कह रहे हैं जी यानी मखसूस ग्रुप है वही सब कुछ करने के दर पर है, अगर उनके अख्तियार में हो तो वो सब कुछ इधर उधर करके और फ्लाई कर जाएं। दोनों बहुत अच्छा सवाल आपने किया। दोनों तरफ ये संडों की लड़ाई है, ये संडों की लड़ाई है कि कौन बनेगा पहले घरपति। ठीक है। और ये लड़ाई बेसिकली है बैरिया टाउन एजे के ब्यूरोक्रेसी बैरिया टाउन एजे के ब्यूरोक्रेसी का ये एक ग्रुप है जो हमेशा लड़ते रहे हैं, कभी कोई एक दूसरे के साथ लड़ते रहे हैं। उनका अवामी मिसाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस लड़ाई का बराह रास्त अवाम के साथ अवामी मसाइल से। अच्छा, इस पे आगे बताइएगा, इस पे डिटेल गुफ्तगू होगी। इसको क्या, इस जंग को कहां पे जाता हो देख रहे हैं इस वक्त जो अदारे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? मैं समझता हूं कि ये दोनों अतराफ से दो करप्ट ग्रुपों की लड़ाई है, दो करप्ट। ठीक है, लड़ाई सामने आ गई, लेकिन इसको जाता हो कहां देख रहे हैं वहां बताइए, उसका आगे क्या होगा? मैं समझता हूं अगर हुकूमत सिंसियर है, हुकूमत को सिंसियर होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को सिंसियर होना चाहिए, इस हवाले से सिंसियर होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कि इस वक्त तक 70 सालों से आजाद कश्मीर के अंदर कोई एहसाब का निजाम नहीं है, कोई एंटी करप्शन का महकमा है, एहसाब का महकमा है, सालाना अरबों करोड़ों रुपए 19,000 रुपया बजट है सालाना। एहसाब ब्यूरो का जो गैर फाल है, जिसके ना दांत है, ना पाँव है, ना हाथ है, सिर्फ जुबान है, बाकी कोई फाल किरदार उसका नहीं है। मैं परसों देख रहा था कि एहसाब ब्यूरो के चेयरमैन प्रेसिडेंट आजाद कश्मीर को कामगत की रिपोर्ट पेश कर रहे थे। सवाल ये पैदा होता है कौन सी कामगति 3 सालों में आपने किया क्या? सिर्फ इतना कोई बता दे कि जो आपने टीएडीए लिया उस टीएडीए इतने भी रिकवरी हुकूमती खजाने को हुई नहीं हुई ना। बात यह है कि कुछ भी वहाँ आजाद कश्मीर के अंदर हुकूमत को चाहिए कि इंसान के निजाम को फाल करे। करप्शन आजाद कश्मीर के अंदर ये जिला रावलपिंडी से कम आबादी का अमल एक इलाका है जहाँ सदर वज़ीर-ए-आज़म से लेके नीचे तक मेंबरान असेंबली सारी चीजें मौजूद हैं, लेकिन करप्शन है ही है। 100% करप्शन है। उन करप्ट पीपल को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, अल्लाह की दुनिया जानती है उनको। लेकिन उन करप्ट अभी जो लड़ाई मौजूदा लड़ाई जो है वो इनलैंड रेवेन्यू हो या दूसरा हो, ये करप्ट पीपल के दरमियान की लड़ाई है। इसका आम लोगों के साथ ठीक है हुकूमत पे। ठीक है, मैं ये चाह रहा था कि इस पे चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी चूंकि आगे जा रहा है, डिटेल गुफ्तगू होगी बिशारत अब्बासी साहब इन तमाम मामलात पे आपके साथ। मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे। बहुत शुक्रिया जी। ये थे सीनियर जर्नलिस्ट बिशारत अब्बासी साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पे शार्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद गुफ्तगू होगी आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के स्पीकर और वज़ीर आज़म के माबैन जो इख्तलाफात हैं वो क्यों हुए, पहले दोस्तियाँ थी, इख्तलाफात की हद तक क्यों पहुँचे और इसके अलावा ये इख्तलाफात कहाँ तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। बात चल रही है कि वज़ीर आज़म की तरफ से स्पीकर को वार्निंग भिजवा दी गई है कि तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। इसके अलावा बातचीत होगी इन तमाम अमूर पर और ब्रेक पर जाने से बाद, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं शहजाद खान, उनसे गुफ्तगू होगी।
ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शहजाद खान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासी हालात पर। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्पीकर हैं कानून साज असम्बली के चौधरी अनवारुल हक साहब और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के माबैन जो इख्तलाफात हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और ये इख्तलाफात आगे कितने चल सकते हैं या कैसे ख़त्म हो सकते हैं, जो कि इन इख्तलाफात की वजह से मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर के कैंप से बातें हो रही हैं कि स्पीकर कानून साज असम्बली अपोजिशन की एमा पर जो असम्बली इजलास है विदाउट बिजनेस उसको तवालत दे रहे हैं, जबकि जो कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इलेक्शन का जो फ्लोर क्रॉसिंग ऑर्डिनेंस है उसको लाने की तैयारियां करवा रहे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ चल रहा है। यानी अब ये चीज़ें हर शख्स इस पे अपना नुक्ता नज़र बयान करता हुआ नजर आता है, लेकिन हम बात करेंगे शहजाद खान साहब से, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस पे। जी शहजाद खान साहब, बड़ा अहम मामला है ये, अब खासा मामला डिस्कस हो रहा है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिक्स में भी कभी कहीं से बयान आ जाता है, कभी कहीं से आ जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में जो स्टेटमेंट दिया उससे ये मामला फिर एक दफ़ा जो है वो खुल के सामने आ चुका है। इस पर क्या कहेंगे, इन दोनों के जो इख्तलाफात हैं उनकी क्या वजूहात हैं? आपको भी याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर ने अपना हेलीकॉप्टर लैंड किया था बिम्बर के अंदर अपनी पॉलिटिक्स की एंट्री के मौके पर, तो उस वक्त तो शीरो शक्कर थे दोनों, उसके बाद हुकूमती सेटअप बनने तक, इलेक्शन तक, तो ये उस वक्त दोनों मिलकर रास्ता रोक रहे थे सदर रियासत का प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए। तो अब ये दोनों आपस में उलझ चुके हैं, क्या समझते हैं, क्या वजूहात है? शुरू से जो आपने सवाल कोई आवाज नहीं पड़ेगी, लेकिन जो आखिरी आपने सेंटेंस तक पूछे हैं उसमें मैं ये समझ पाया हूँ कि आप स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक और आज़ाद कश्मीर उनके दरमियान जो अभी इख्तलाफा कर रहे हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। और आखिर में जो आपने अपने सवाल में कहा कि वो सदर पीटीआई जिस वक्त बैरिस्टर सुल्तान साहब थे उनको वज़ारत से उस तक नहीं पूछे कि वो जी 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 बाज़ाहिर ऐसा ही नजर आ रहा था। अच्छा, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि आपने खुद भी कह दिया कि इनका हेलीकॉप्टर वहाँ पे उतरा था और उनको पीटीआई में शामिल करने के लिए उन्होंने कोशिश की थी। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है, तनवीर इलियास खान साहब ने पेपर उनके घर गए और वहाँ से वो पीटीआई का चौधरी अनवारुल हक सफर शुरू हुआ। शुरू दिन से ही इनके दरमियान जो है वो ताल्लुकात अच्छे थे और मिलजुल के चलना था। और दूसरी जो बात आपने कही कि बैरिस्टर साहब को वज़ारत उज़्मा तक ना पूछे कि जो उनकी जदोजहद थी या आपस में उनके पास बामी मुशावरत थी, तो ये सियासी अमल होता है। आपको पता है कि हर एक के दिमाग में ये चीज़ें लगी रहती हैं, हर एक की ख्वाहिश होती है कि वज़ारत उज़्मा का साथ जो है वो उसके सर पे चले। लेकिन जब ये चीज़ें हो गई, इलेक्शन हो गए, इलेक्शन कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद आपको याद होगा कि तनवीर इलियास खान साहब भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। 9 माह की जो वज़ारत उज़्मा का जो ताज था वो तीनों न्याजी साहब के सर पे था और उसके बाद फिर तहरीक अदमा का जो है वो वज़ारत उज़्मा के वो बेटे जो है वो तनवीर इलियास खान साहब फायद हुए। वहाँ से जो इनके इख्तलाफात उस वक्त से शुरू हुए जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि मौजूदा प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास खान साहब शुरू में ताल्लुकात तो अच्छे थे, पीटीआई की ज्वाइन कर ली, पीटीआई की टिकट पे उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा चौधरी अनवारुल हक साहब ने और वहाँ से वो जीते। और जीतने के बाद जब ये हुकूमत साहब की तरफ आए तो रियासत का तीसरा बड़ा होता उनके पास एक सब स्पीकर कानून साज असम्बली है जी। अब उनकी जो स्पीकर हमारे हैं, हमारे काबिल एहतराम है, उनकी शुरू से ये कोशिश रही। तनवीर इलियास साहब को भी उन्होंने मेरे ख्याल से 2 दफा कहा कि आप बैरिस्टर साहब के साथ मिलकर नहीं चलेंगे। अब आप जिस समझते हैं कि सियासत है और ये सियासत में कोई चीज और सियासत नहीं होती। जब सब साहिबान जीत गए, असम्बली में पहुंच गए और उसके बाद मिलजुल के चलना होता है, अंदरूनी खाना तो सिलसिले चल रही होती है। अब जब बैरिस्टर साहब सदर रियासत बन जाते हैं और जब तनवीर इलियास वज़ारत उज़्मा के
जो एहतिशाम पुलिस साहब भी वहाँ से मेंबर असेंबली है, कर्नल वकार भी है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से कर्नल वकार जो है, लेकिन एक सियासी अमल है, उनने भी अपने उस हल्के से वोट लेके तो मेंबर असेंबली बने। तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसमें स्पीकर साहब अपनी अना और जिद पे अड़े रहे और फिर उसके बाद 2-3 दफा कोशिश की प्राइम मिनिस्टर ने कि वो उन तक अपनी बात पहुंचाएं, बल्कि जाके गुजरा जल्दी उनसे उनने बात भी की कि हम मिलजुल के चलते हैं, लेकिन वो अपनी जिद और अनाज की वजह से आज इस स्टेज पे हैं कि अच्छा, अब ये बताइए, चलें ये इख्तलाफात तो बता दिए, वजूहात, आगे क्या समझ, अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और प्राइम मिनिस्टर अब क्या समझते हैं, अब वो एक पेज पे आ चुके हैं? देखिए, इसमें जो है हमारे विधायक ये कह रहे हैं कि बल्कि इसी गुफ्तगू में बैरिस्टर सुल्तान साहब ये कह चुके हैं कि मैंने तो प्राइम मिनिस्टर बनना नहीं है और इसमें आइन जो हमारा एक्ट है उसमें ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो इस वजह रियासत के लिए बेहतर जो शख्स मुझे लग रहा है वो तनवीर नियाज़ खान साहब ही है और मेरी जो सपोर्ट है वो तनवीर नियाज़ साहब की ही है। तो इसके अलावा ये जो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इख्तलाफात हैं, आप क्या समझते हैं ये कहाँ तक चलेंगे? देखिए, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के जो इख्तलाफात हैं वो अब इस पोजीशन पे हैं कि उनको आखिरी वार्निंग दे दी गई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि अगर आप अपनी जमात के साथ खड़े होके हमारा जो टेन्योर जो रहता है 3 साल का, अगर उसको पूरा करते हैं तो ये उनके लिए भी ठीक है और हमारे लिए पूरी जो पीके है उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर वो अपनी जो उनकी जो हरकतें हैं इनसे अगर बात होनी है तो उन्होंने दोस्तों उनको बता दिया कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मूव की जाएगी असेंबली में। और इसी तनाजुर में उन्होंने असेंबली सेशन 19 दिसंबर से कंटिन्यू किया हुआ है। तो उनको ये डर है कि कोई ऐसी फ्लोर क्रॉसिंग की कोई जो है वो तहरीक वहाँ पे पेश न हो जाए जिसकी वजह से जो है ना वो उनसे स्पीकरशिप जो है वो तभी चला जाए और इसी वजह से वो लगता 4 महीने से असेंबली इजलास लटका रखे हुए हैं और इस असेंबली इजलास का रियासत की किसी शख्स को फायदा नहीं है। ये टोटल रियासती खजाने के ऊपर एक बोझ जरूर है, लेकिन हालात पिछली की तारीख में ये दूसरी दफा हो रहा है कि एक दफा नबा की दाई में मेरे ख्याल से राठौर साहब और बैरिस्टर साहब के दरमियान जब इख्तलाफात थे तो ये चीजें सामने आई थी और उसके बाद मेरी जो साथी कैरियर है 15 साल से पहली दफा देख रहा हूँ एक स्पीकर असेंबली अपनी जमात के खिलाफ खड़ा है और अपोजिशन के साथ मिलकर असेंबली इजलास वो तहवील असेंबली इजलास जारी है तकरीबन 4 महीने इसको कह रहे हैं 19 दिसंबर से आगे 4था महीना शुरू होने वाला है। ये बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद खान साहब जी। ये थे शहजाद खान, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि वज़ीर आज़म की तरफ से स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अनवारुल हक को आखिरी वार्निंग दे दी गई है और ये पैगाम दे दिया गया कि अगर आप जो ये मामलात हैं, ये इजलास है या जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो मामलात हैं इससे आप पीछे नहीं हटेंगे तो आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इसी के साथ मुझे नए वीडियो लाख तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।